व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सर आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे कि हमें पूरे साल अकाउंट्स को पढ़ना कैसे है। ठीक है, इस वीडियो में ना तो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ कि बेस्ट बुक कौन सी है। इन दोनों के लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो बस इस बात पे मेन फोकस करेगी कि तुम लोगों को अकाउंट्स पढ़ना कैसे है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहला स्टेप है कि जब भी तुम लोग अकाउंट्स का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हो ना, भले ही तुम क्लास 11th में या 12th में हो, तो जब भी तुम चैप्टर 1 शुरू करोगे, ठीक है, तुम लोग दो नोटबुक्स मेंटेन करना। एक नोटबुक में तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग बस अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट के नोट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ पार्टनरशिप, पहला क्लास 12th का जो पार्टनरशिप की जो बुक्स है उसमें पहला चैप्टर है सर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में तुम्हें पता है टॉपिक्स और नॉन से पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है, या अगर मैं क्लास 11th के लिए बोलूं तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में तुम लोग मेन डेफिनेशंस का कट शॉर्ट पार्ट को तुम लोग क्या लिखोगे अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, कि अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो उसका फॉर्मेट लिख लो और तुम मेन चीज उसमें लिख लो। कैसे सर? या तो टीएस दे वाला तुम्हारे पास या डीके गोयल है, तो उसमें पहले कॉन्सेप्ट दिया होता है फिर क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो एक बार अपनी जो भी टीचर से पढ़ते हो उनसे कॉन्सेप्ट समझो। सेकेंड थिंग, तुम लोग क्या करो, उस कॉन्सेप्ट से पर्टिकुलर बुक से रीड करो। फिर अगर बुक में 5 पन्नों का कॉन्सेप्ट दिया तो तुम ट्राई करो कि वो 5 पन्ने के कॉन्सेप्ट को तुम कैसे 2 पेजेस में अपनी लैंग्वेज में अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। तो तुम लोग अपने सेल्फ हैंडमेड नोट्स बनाओ, ठीक है, कॉपी वेस्ट मत करना किसी की नोट्स, खुद अपनी समझ से बनाओ। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, एक बार लिखोगे तो कॉन्सेप्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और डाउट आएगा तो वो भी पूछ पाओगे। सर सेकंड क्या करोगे, तुम लोग क्या करोगे, देखो अकाउंट्स में 2 चीजें हैं, या तो इलस्ट्रेशन है या तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं। जब भी तुम इलस्ट्रेशंस करोगे ना तो क्या है, इलस्ट्रेशंस में जैसे कई इलस्ट्रेशन ऐसी आती हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं जिसका पॉइंट समझ नहीं आता, तो तुम लोग क्या करो, जो सेकंड कॉपी होगी ना उसमें वो इलस्ट्रेशन का नंबर लिख के रखो कि ये चैप्टर 1 है जी, मेरे को ये इलस्ट्रेशन दोबारा से करनी है, ये इलस्ट्रेशन को एक बार रिवाइज करना है। दूसरा, तुम लोग क्या करोगे, जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस तुम लोग कर रहे हो उसको ढंग से नंबरिंग के अकॉर्डिंग तुम लोग अपनी उस कॉपी में लिखोगे, कि तुम समझ लो कि वो तुम्हारी एज अ सॉल्यूशन बुक होनी चाहिए, कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना जो अनसॉल्व्ड है तो तुम इंटरनेट पे गूगल पे जाके ना देखो, खुद की कॉपी में देखो। तो सर दूसरा तुम लोग क्या करोगे, अगर अकाउंट्स में तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आंसर्स ऑफ ऑल द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस तुम्हारी सेकेंड नोटबुक में लिखे होने चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन बुक होनी चाहिए तुम्हारी खुद की। इससे क्या होगा, एक तो तुम सारे के सारे सॉल्व करोगे, दूसरा तुम लोगों को खुद की जब गलतियां तुमने की होगी ना, जब तुम सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते हुए सपोज करो तुम्हारी कोई कैलकुलेशन में गलती होगी, तुमने काटा होगा तो तुम्हें खुद समझ आएगा हाँ भाई यहाँ पे ऐसे गलती हुई थी या मैंने ये एंट्री गलत डाल दी है। और तुम लोग क्या करोगे, जितनी भी इलस्ट्रेशन तुमने सॉल्व की हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 5th इलस्ट्रेशन सॉल्व की, मुझे लगा यार उसमें ना ये वाला पॉइंट काफ़ी डिफिकल्ट है या ये वाला पॉइंट हो सकता है पेपर में गलती करूं, तो तुम लोग उस सॉल्यूशन बुक में क्या करोगे, लिखोगे इलस्ट्रेशन 5, ठीक है, उसमें लिखोगे कि तुम्हें क्या दिक्कत आई। तो सर पहले तो ये करना कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट कॉपी अलग होनी चाहिए, उसमें खुद नोट्स बनाओ। खुद अगर नहीं बना सकते तो जिस भी कोचिंग से तुम लोग पढ़ते हो, कोई यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हो, तो सर उनके नोट्स को कॉपी कर लो। सेकेंड थिंग है कि जब भी तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन में इलस्ट्रेशंस में ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें वो इलस्ट्रेशन अगर तो हो गई ढंग से पूरी हो गई तो छोड़ दो। अगर कोई ऐसी इलस्ट्रेशन थी जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई या अगर उसमें 10 पॉइंट्स थे तो 2 तुम्हें नहीं समझ आए, तो वो 2 पॉइंट्स को ना ऐड करते जाओ कॉन्सेप्ट के अंदर और वो इलस्ट्रेशन को रेफर कर देना कि यार ये एक बार देख के जानी है, ठीक है। सर सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोचो, अगर भगवान ना करे तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा, क्लास 12th के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है, 11th वाले भी, अगर तुम लोगों को जो प्रिपरेटरी लीव होती है सर वो 1 दिन की मिले, ठीक है, बोर्ड्स में, तो तुम कैसे करोगे? तुम्हारी 3 बुक्स हैं क्लास 12th के अंदर और क्लास 11th की बुक भी कोई इतनी छोटी नहीं है कि तुम्हारी वो 1 दिन के अंदर पूरी हो जाए। तो सर अगर ऐसा कुछ हो जाए या मैं बोलूँ कि तुम्हें अकाउंट्स को बस 2 दिन में या 1 दिन में रिवाइज करना हो तो कैसे करोगे? इसको मैं बोलता हूँ एबीसी एनालिसिस। सर एबीसी एनालिसिस क्या बोलता है, तुम लोग कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है,
क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको तुम कैटेगराइज करो ए, बी या सी में। सर क्या मतलब है? सर फॉर एग्जाम्पल ए कैटेगरी में तुम वो क्वेश्चंस डालना जो तुमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तुम्हें समझ नहीं आया, अरे बोल क्या रहा है। तुमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा, ठीक है, या मैं बोल रहा हूँ कोई तुमने जर्नल एंट्री पढ़ी या डेप्रिसिएशन का कोई क्वेश्चन किया क्लास 11th के लिए, यार तुम्हें समझ ही नहीं आया उसमें लिखा गया, तुम्हें वर्डिंग ही नहीं समझ आई। इसका मतलब है ए कैटेगरी में बस वो क्वेश्चंस डालना कि जो तुमने खुद पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, फिर टीचर ने समझाया, टीचर के समझाने के बाद ही बेटा 80% समझ आया, फिर तुमने उसको खुद किया तो जाके पूरा समझ आया। मतलब बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको तुम लोग ए कैटेगरी में रखोगे कि अगर तुमने 10 इलस्ट्रेशन सॉल्व की, एक नहीं हुई सॉल्व, तुम्हें समझ ही ना, उसके ऊपर लिख दो ए। इसका क्या मतलब है कि जब हम दूसरी बार पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ए कैटेगरी के क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ेंगे। अच्छा सर, फिर बी कैटेगरी में वो रखना कि सर तुमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्नल का कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, या अगर मैं पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, सर मेरा ना 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, बस अगर वो 2 एडजस्टमेंट ना होती, ये जर्नल एंट्री अगर 10 जर्नल एंट्रीज पास करनी है, वो 2 जर्नल एंट्री ना होती तो मेरा सम 100% सही हो जाता। इसका मतलब है सर ये बी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हो गया 80% क्वेश्चन हो गया, बट जो 20% नहीं ना हुआ उसको लिख के रखो कि यार इस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट्स थे जो मेरे को समझ नहीं आए, मेरे को दोबारा से करने। सर फायदा क्या होगा, 10 में से 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ए कैटेगरी में जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बी कैटेगरी में थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट उसमें सारी की सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं है, उसमें बस कुछ पॉइंट डिफिकल्ट हैं, तो बस उस 2 पॉइंट्स को तुम्हें ढूंढना है जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट लगे। अगर मैं बोलूं सपोज आईओडी का तुम क्वेश्चन कर रहे हो या पीएनएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेट कर रहे हो, सर तुम लोग भूल गए कि अगर कुछ ना गिवन होता तो हम 6/12 करके करते हैं। तो बेटा इसको ध्यान में रखना कि अगर तुम 6/12 करना है, यूजली बच्चे भूल जाते हैं, तो अगर तुमने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, बस उसी पॉइंट में गलती थी, उस पॉइंट को लिख के रखो और उस क्वेश्चन को बी कैटेगरी में डालो। फिर सर सी कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चंस डालो जो बिल्कुल ईजी हैं। सर क्या मतलब है, क्लास 11th के पॉइंट से समझाऊं, एक जर्नल एंट्री तुम्हें दी है, ठीक है, परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हें यही एंट्री नहीं आती तो तुम छोड़ दो बेटा अकाउंट। अगर मैं बोल रहा हूं कि जिसने पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ा है तो तुम्हें भी पता है इसका आंसर बहुत ईजी है। अगर मैं क्लास 12th के हिसाब से बोल रहा हूं तो क्लास 12th में फॉर एग्जाम्पल इतना ईजी क्वेश्चन है कि द ए एंड बी आर द पार्टनर्स, ओपनिंग कैपिटल इज 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10 लाख, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ऐसा क्वेश्चन भी बुक में होते हैं, ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन कोई है करने वाला? द आंसर इज नो। इसको देखो सी कैटेगरी में लिखो। इसका मतलब है अगर तुम 10 क्वेश्चंस पकड़ रहे हो ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, 10 में से 5 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सी कैटेगरी में चल जाते हैं। तो जब दूसरी बार रिवाइज करोगे ना, तो अगर 100 क्वेश्चन है एक पूरी बुक में, तो वो 100 में से तुम्हारे पास 50 रह जाएंगे जो तुमने पढ़ना है। 50 में भी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा कि बस कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करना है, तो जो तुम्हारी पूरी 200 पन्नों की किताब है वो 100 पन्नों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एबीसी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कॉन्सेप्ट अलग बनाओ और सॉल्यूशन बुक अपनी खुद बनाओ। जितने भी अनसॉल्व, मैं नहीं कह रहा तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो भैया, 100 में से 50 कर रहे हो ना, तो वो 50 के सॉल्यूशन तुम्हारे पास खुद के लिखे हुए होने चाहिए। दूसरी बात है एबीसी एनालिसिस। सर तीसरा पॉइंट क्या है, एक्यूमुलेटिव रिवीजन। इसका अंदर बार बार रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मैंने 6 दिन अकाउंट्स के मैं ट्यूशन पे गया, ठीक है, सर ने 6 दिन का जो भी पढ़ाया ना, 7वें दिन पढ़ो, फिर अगले 6 दिन तुम लोग जो सर पढ़ा रहे हो पढ़ते रहो, फिर 7वें दिन दोबारा पढ़ो। और पढ़ने में ना सबसे पहले क्या करना, बार बार क्या करना, तुम लोग कॉन्सेप्ट्स को जरूर रिवाइज करना, कि जो तुमने कॉन्सेप्ट कॉपी बनाई है उसको बार बार रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी, सम कोई भी सॉल्व होगा। फंडामेंटल जो अपना बेस है ना उसको पक्का रखना। सेकंड, हर संडे को तुम लोग क्या करोगे, एक बार जो ए कैटेगरी का क्वेश्चन है ना उसको खुद सॉल्व करना, एक बार दोबारा से करना। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब 2 बार संडे में सेम तुम ए कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो धीरे धीरे बी कैटेगरी में खिसक जाएगा। और जो बी कैटेगरी के मेन पॉइंट्स थे उसको एक बार ऊपर से नजर मारना, तो उससे क्या होगा, बी कैटेगरी का क्वेश्चन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर मेन पॉइंट्स देखेंगे बी कैटेगरी के, ए कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब हम लोग ये फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है 20 दिन के लिए चल रहा है तुम्हारा अकाउंट्स का, तो बेटा जब तुम 20 दिन में एटलीस्ट 2 से 3 संडे तुम क्यूमुलेटिवली रिवाइज करोगे ना, तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स पक्के होंगे। जब अब फिर एक चैप्टर खत्म हुआ, तुम सेकंड चैप्टर के ऊपर आए, तो सेकंड चैप्टर में क्या करना,
हर 15 दिन में एक बार जो पिछला चैप्टर किया ना उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 2 सेपरेट नोटबुक्स मेंटेन करो। सेकेंड क्या है कि तुम लोगों को एबीसी एनालिसिस करना है। भाई जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, 100 में से भले 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन का एबीसी एनालिसिस होना चाहिए। इससे तुम्हारी पूरी जो 200 बनने के अकाउंट्स की बुक है वो आधी रह जाएगी, मेरी बात को मानो। वरना लास्ट में हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, सर ये तो मैंने पार्टनरशिप के तो ना बड़े पहले किए थे क्वेश्चन, ठीक है, अब तो मेरे को याद ही नहीं कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था कौन सा ईजी है। तो इसको पहले से ही सेपरेट करके रखना डे 1 से जब भी पढ़ोगे। और सर लास्ट क्या बोलता है, क्यूमुलेटिवली रिवाइज करो, जल्दी से जल्दी रिवाइज करो। 2-3 बार एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो वो छप जाएगा तुम्हारे दिमाग में। अब सर एक लास्ट 4th टिप जो है ना वो क्लास 11th वालों के लिए नहीं है, क्लास 11th वालों के लिए यहीं पे वीडियो खत्म है। 12th वाले ध्यान से सुनो। सर 12th में ना प्रॉब्लम क्या आती है, हम जब ये पहली बुक करते हैं पार्टनरशिप, उसको अप्रॉक्सीमेट 3-3.5 महीने लगते हैं अगर ढंग से करोगे तो। फिर सर शेयर कैपिटल वाली एक किताब है जिसको 1.5 महीना लगता है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज नाम है। और सर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसको 2 महीने लगते हैं अप्रॉक्सीमेट। अब हम लोग क्या करते हैं, जब पार्टनरशिप पूरी हो जाती है ना, 6 चैप्टर है उस बुक में, मतलब उसके बाद शेयर कैपिटल में 1.5 से 2 महीने जाते हैं। मतलब बाकी की जो सेकंड और थर्ड बुक है उसको कवर करने में 3 से 4 महीने लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस सेकंड थर्ड बुक करते रहते हैं, पार्टनरशिप को दोबारा रिवाइज ही नहीं करते। याद रखना, अगर अकाउंट्स में नंबर चाहिए 12th के अंदर, तो जब तुम फंडामेंटल वाले क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर तुमने पार्टनरशिप की पूरी बुक खत्म कर दी, अब तुम सेकंड बुक की तरफ चल रहे हो, तो हर 10 दिन में एक बार पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते जाना। कि अगर मैं बोलूँ 8 दिन तुम सेकंड बुक पढ़ रहे हो तो 2 दिन तुम्हारे पास वो होने चाहिए अगले 4.5 महीने में। मतलब ये दोनों जब तुम बुक्स को करोगे, ये दोनों बुक्स जब करोगे, तो ट्राई करना कि इन 4 महीने में तुम्हारी ये वाली जो बुक है ना, जो पार्टनरशिप तुमने स्टार्टिंग में की है, वो अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। तो सर बात मानोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं मानोगे तो लास्ट में ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो पहले 2 बुक्स मेंटेन करो, 2 नोटबुक्स को मेंटेन करो, एबीसी एनालिसिस करो, क्यूमुलेटिवली रिवाइज करो ताकि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रहें, क्योंकि 3 बुक्स अकाउंट्स की करना एक ईजी टास्क नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट